नमस्कार साथियों, फिर से एक बार आप लोगों का स्वागत है। और दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जो हमारा वीडियो चल रहा था उसमें समाप्ति करने की बात कही गई थी, लेकिन वीडियो तो हमने पूरा कंप्लीट कर दिया था और किसी टेक्निकल फॉल्ट की वजह से वीडियो आधा कट गया, तो हमें फिर से बनाना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि कैमरे पर पूरा दिखा रहा था 1 घंटे के 7-8 मिनट, करीब 67-68 मिनट हो गए थे। खैर छोड़िए, जो हो गया सो हो गया। आइए फिर से शुरू करते हैं, ठीक है। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो आइए कंप्लीट करते हैं। इसको आज ही कंप्लीट कर दूंगा और आज ही मैं आपको अपलोड कर दूंगा। ये 17वां और 18वां वीडियो एक ही है, ठीक है। फिर दिल्ली सल्तनत हम कल से प्रारंभ कर लेंगे। तो हमने पढ़ा दिया था आपको, बृहदेश्वर का मंदिर बनवाया था किसने? राजेंद्र प्रथम ने, ठीक है। दक्षिण भारत का नेपोलियन भी उन्हें कहा जाता है। तो चलिए, और उन्होंने एक उपाधि धारण की थी, गंगई कोड नाम की उपाधि धारण की थी। और वो किस लिए की थी कि उत्तर भारत में बंगाल की खाड़ी पर जब वो कब्जा किए थे गंगा घाटी पर, तो चोलपुरम नामक एक शहर वहाँ पे बसाया, और जिसके उपलक्ष्य में उन्हें, जिसकी विजय उपरांत उनको गंगई कोड चोलपुरम नाम से कहा गया, ठीक है। बृहदेश्वर मंदिर इन्होंने ही बनवाया था। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। अगला थोड़ा फास्ट रिवीजन में हम लेंगे, तो आइए थोड़ा जूम कर लेते हैं, ठीक है। उम्मीद है कि आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा। तो चलिए, अब हम चोल संबंधी प्रशासन के बारे में बात करते हैं। चोल संबंधी प्रशासन के बारे में हम बात करते हैं। चोल संबंधी प्रशासन, चलिए शुरू करते हैं देर ना करते हुए। चोल संबंधी प्रशासन, चोल संबंधी प्रशासन के बारे में बात करते हैं। मुख्य चीज़ें लेंगे, बाकी चीज़ें हम छांट रहे हैं, ठीक है। इसमें कर प्रणाली थी, जिसको 2 भागों में बांटा गया था। एक इम्पॉर्टेंट है एक वेट्टी कर प्रणाली है और एक कदमाई है। कदमाई कर प्रणाली, ये क्या है? टैक्स है, कर। क्या है? टैक्स है, कर, ठीक है। तो वेट्टी में क्या होता था? यह कर जो होता था, नगद न लेकर, नगद या इसको देहात में कहते हैं नकद कहते हैं, ठीक है। नगद न लेकर श्रम करवाया जाता था, ठीक है। वो भी कैसा? तो श्रम, जबरन श्रम करवाया जाता था, ठीक है। समझ गए होंगे आप। कदमाई की हम बात करें तो ये भू राजस्व से संबंधित कर था, ठीक है। चलिए, और हम चलते हैं महत्वपूर्ण। पूछता है चोल मंदिरों का निर्माण किस निर्माण की शैली क्या है? चोल मंदिरों के निर्माण की शैली क्या है? तो साथियों, चोल मंदिरों के निर्माण की शैली है द्रविड़ शैली कितने प्रकार की होती है आगे हम अभी बताएंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। जो चोल साम्राज्य था, यहाँ पे कांस्य मूर्ति कला थी। मतलब यहाँ पे कांस्य जो स्थापत्य एवं कला की बात करें तो यहाँ पे कांस्य मूर्ति कला काफ़ी प्रसिद्ध थी। तो आइए इसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। जो चोल के कांस्य प्रतिमाएं होती थी, वो अधिकतर सुंदर कांस्य प्रतिमाओं से बनी होती थी, गिनी जाती थी। ये यहाँ एक नटराज की प्रसिद्ध मूर्ति, मतलब नटराज की प्रसिद्ध मूर्ति जो बनी थी, ये क्वेश्चन पूछा है सीटेट में। नटराज की प्रसिद्ध मूर्ति, जो भी साथी देख रहे हैं उनसे ये बताना चाहूँगा, अगर आप यूपी टेट जूनियर का देने वाले हैं तो सीटेट कंप्लीट होने के बाद हम यूपी टेट का ज़बरदस्त प्रैक्टिस सेट लेने वाले हैं, ठीक है। और सीटेट का ये प्रैक्टिस तो इसी में चलेगा। अगर आप इसको भी देख रहे हैं शुरू से पहले वीडियो से, तो आपका यूपी टेट भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। यूपी टेट जूनियर। नटराज की प्रसिद्ध मूर्ति किसकी देन है? तो ये चोल की देन है, देखिए चोल वंशजों की देन है। और हम महत्वपूर्ण
चीज़ों की बात करें तो नगरम, नगरम क्या है? तो नगरम से नगर मत समझिएगा। नगरम क्या है? व्यापारियों का एक संघ है। व्यापारियों का एक संघ है। क्या है? व्यापारियों का एक संघ है। नगरम व्यापारियों का एक संघ है। उर जो है, उर किसे कहते थे? तो उर गांव को कहते थे, ठीक है। और उर जो है गांव को कहते थे। और उरों के समूह को क्या कहा जाता है? उरों के समूह को क्या कहा जाता था? तो देखिए, उर गांव होते हैं, वर्तमान समय में गांव होता है, और गांव के समूह को जिला कहते थे, लेकिन जिला नहीं कहते थे। उरों के समूह को नाडु कहते थे, ठीक है, नाडु कहते थे, ठीक है, नाडु कहते थे। वाकई आज हम स्पष्ट लिख रहे हैं इस वीडियो में। ये 18वां वीडियो है, तो मुझे लग रहा है कि सबसे ज़्यादा स्पष्ट इसी वीडियो में मैं लिख रहा हूँ। चलिए धीरे धीरे सीख जाऊँगा, नया हूँ इस फील्ड में तो थोड़ा, चलिए ठीक है। फिर भी फैक्ट आपको आवाज़ से सुनाई दे रहा है तो सुनिए। अरई नार किसे कहते थे? अरई यार, ठीक है। अरई यार किसे कहते हैं? तो प्रधान को अरई यार कहते हैं, ठीक है, प्रधान को अरई यार कहते हैं, ठीक है। नगरम के नाम से जो व्यापारियों के संघ होते थे वो क्या करते थे? ये जो व्यापारियों का संघ होता था ये क्या करते थे? शहरों के प्रशासनिक कार्यों को संभालते थे। शहरों के प्रशासनिक कार्यों को संभालते। एक तरह समझ लीजिए, नगरम जो होते थे, ये नगर मतलब शहर ही होता है, तो ये यहाँ पे जो व्यापारी होते, जैसे व्यापार मंडल वगैरह आज के समय में है, तो इसी तरह एक प्रशासनिक इकाई होती थी जिसको नगरम कहा जाता था, जो शहर की व्यवस्था को, व्यापारियों की व्यवस्था को संभालते थे, ठीक है। एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेगा मुएंदार क्या है? तो ये तीन राजाओं का, मुएंदार क्या है? तीन स्वामी राजाओं को कहा गया। क्या कहा गया? मुएंदार कहा गया। अब उनको क्या कहा गया? चोर पांडे। ये क्वेश्चन कई बार सीटेट में पूछा है, 3-4 बार करीब पूछ चुका है, ठीक है। इसको एक ट्रिक से आप याद कर सकते हैं। पांडे चोर चोली चुरा के भागा, ठीक है, चोली चुरा के पांडे भागा, ये भी कर सकते हैं आप, याद करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं आप, ठीक है। तो ये आपके हो गए महत्वपूर्ण प्रश्न थे। और हम लेके चलते हैं, एक लुप्त मोम की बात की गई है, ठीक है, लुप्त मोम की बात की गई है। तो मोम के बारे में क्या था, मैं बस ये थियरी टाइप में आपको बता देता हूँ कि एक मोम की मूर्ति बनाई जाती थी, ठीक है, मूर्ति बनाई जाती थी, फिर मिट्टी से इस पे लेप किया जाता था, मतलब मिट्टी से परत चढ़ाई जाती थी, फिर इसको गर्म करके क्या किया जाता था? इसको गर्म किया जाता, जब मोम पिघल जाता था तो इसको बाहर निकाल दिया जाता था, और इसके अंदर धातु पिघलाकर क्या किया जाता था, ठीक है, मैं बता रहा हूँ। मूर्ति बनाई जाती थी मिट्टी लगाकर, फिर सूखने के बाद गर्म किया जाता था, फिर मोम को बाहर निकालकर धातु पिघलाकर उसमें डाल दी जाती थी, धातु उसमें पिघलाकर डाल दी जाती थी। फिर जब धातु पक जाता था, मतलब जम जाता था, तो मिट्टी को फोड़कर निकाल लिया जाता था और उस पर उसको चमकीला कर दिया जाता था। चमकीला का मतलब हो गया कि पॉलिश वगैरह लगा दिया जाता था, जिससे मूर्ति चमक जाती थी उसके आवरण को हटाने के बाद, ठीक है। तो ये हो गया, लुप्त मोम की बात की गई है, ठीक है। आइए, ये इसको लुप्त मोम नहीं कहा गया, लुप्त मोम तकनीक कहा गया, मोम तकनीक कहा गया, ठीक है। ये तकनीक थी, एक आइडिया था, एक प्रक्रिया थी मूर्ति बनाने की, ठीक है। आजकल तो बड़ी बड़ी मशीनें लगी हैं, फटाक से मूर्ति बना देती हैं। चलिए अगले तरफ चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ। घंटा धातु के बारे में बात करें। घंटा धातु के बारे में बात करें तो
इसमें क्या होता था, रागे का अनुपात ज़्यादा होता था। रागे का अनुपात जो होता है ये अन्य किसी भी कांसे से अधिक होता है। इसमें रागे का अनुपात जो होता था किसी भी अन्य कांसे से अनुपात जो अधिक होता था, जिससे क्या होता है घंटे की ध्वनि की आवाज़ उत्पन्न होती थी। अच्छा, क्वेश्चन क्या बनता है इसमें, रागा जानते हैं, रागा क्या होता है? रागा जो होता है टिन होता है, टिन याद करके रखिएगा। कहीं पे टिन पेपर में देता है, कहीं पे रागा देता है, कहीं पे टिन देता है। तो एक मैं सूत्र बना के रखा हूँ कि कांसा कैसे बनाया जाता है। कांसा का सूत्र मैंने बनाया है, तांबा प्लस टिन बराबर कांसा। ठीक है, कांसा। अगर टिन नहीं दिया है तो दूसरा सूत्र काम करेगा, तांबा प्लस रागा बराबर कांसा। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा। चलिए अब हम थोड़ा जानकारी ले लेते हैं वंशजों की उत्पत्ति जो है इसमें हम जान लेते हैं। अच्छा, राजराजेश्वर जो मंदिर का निर्माण हुआ था उसमें राजा राजदेव ने अपने देवता राजराजेश्वरम की पूजा हेतु बनवाया था। ठीक है, उनके जो देवता थे वो राजराजेश्वरम थे। ठीक है, आइए चलते हैं, देखते हैं पाल वंश के बारे में। पाल वंश आज इसको ख़त्म करके रखूँगा मैं। इसका संस्थापक कौन था? गोपाल था। मैंने जो वीडियो बनाया था बहुत विस्तृत बनाया था, बहुत बढ़िया वीडियो बनाया था। उसमें काफ़ी चीज़ें मैंने घुमा घुमा के मतलब बताई थी, जिसे याद हो जाता था। खैर चलिए, पाल वंश उससे भी बेहतर और स्पष्ट मैं इसको बनाऊंगा जिससे आपको परेशानी ना हो। पाल वंश का संस्थापक कौन था? गोपाल था। इसका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो धर्मपाल ने किया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो धर्मपाल ने की थी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो धर्मपाल ने की थी। ठीक है, अब चलिए हम सेन वंश की बात कर लेते हैं। पाल वंश हो गया, सेन वंश की बात करते हैं। सिर्फ फैक्ट भी मैं ले रहा हूँ और अन्य चीज़ें मैं छोड़ दूंगा। इसका संस्थापक सामंत सेन था। अब यहाँ से एक ये क्वेश्चन हो गया आपका। इसमें से एक और क्वेश्चन बनता है कि हिंदी में क्वेश्चन है ये, हिंदी में सर्वप्रथम अभिलेख किसने उत्कीर्ण करवाया? सर्वप्रथम अभिलेख किन्होंने उत्तीर्ण करवाया? तो ये आपके सेन वंश था। ठीक है, सेन वंश था। कौन था? सेन वंश था। ठीक है, सेन वंश में सबसे पहले हिंदी में अभिलेख उत्कीर्ण करवाए गए थे। तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन थी। और चलिए कुछ अब एक क्वेश्चन राजराजेश्वर से हम और ले लेते हैं कि जो राजराजेश्वर का मंदिर था, बृहदेश्वर मंदिर, शिव मंदिर जो था, राजराजेश्वर मंदिर के वास्तुकार कौन थे? वास्तुकार का मतलब क्या होता है मैं बता देता हूँ आपको। वास्तुकार मतलब जो मिस्त्री होता है, जो जिसने बनाया होता है। ठीक है, जो उसका इंजीनियर होता है। तो इनका नाम बड़ा प्यारा है, कुंजर मल्लन। देखिए कितना अच्छा नाम है, कुंजर मल्लन कुंजर मल्लन राजराज पेरू थच्चन। क्या नाम है? पेरू थच्चन। एक बार प्यार से बोलिए, कुंजर मल्लन राज पेरू थच्चन। देखिए दक्षिण भारत का नाम, कितना प्यारा नाम है। अब ठीक है, अब और हम महत्वपूर्ण क्वेश्चन ले लेते हैं। उरैयूर किसे कहा गया?
उरैयूर। उरैयूर किसे कहा गया? तो ये आपके सालियर जो सालियर होते थे उनको कहा गया। मतलब जो सालियर होते थे उनका निवास स्थान होता था। ठीक है। अब ये सालियर क्या चीज़ है, ये देखिए, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेगा। सालियर कौन होते थे? ठीक है, ये दोनों महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सालियर जो होता था ये बुनकरों की एक बुनकर होते थे। ठीक है, ये बुनकर होते थे। सालियर को एक और नाम से जाना जाता है, सालियर या कैकोलर। सालियर या कैकोलर। ठीक है, सालियर या कैकोलर कहा जाता था। ये क्या होते थे? बुनकर होते थे। और इनके निवास स्थान को क्या कहा जाता था? उरैयूर कहा जाता। इनके निवास स्थान को उरैयूर कहा जाता था। ठीक है। तो और महत्वपूर्ण चीज़ों में मैं आपको बता दूं, जैसे मैं कुछ मंदिरों का वीडियो मैंने पीछे बनवाया है, फिर भी मैं बोल दे रहा हूं मंदिरों के बारे में कुछ मैं बोल दे रहा हूं। अगर आपको लिखना होगा तो लिख लीजिएगा, वरना पिछले वीडियो में एक मैंने मंदिरों का स्पेशल सीरीज लिया है तो उसको बनाया कि कौन सा मंदिर किस राज्य में स्थित है, किस समय स्थित है। और इसमें मैं निर्माता के बारे में बता दे रहा हूँ। जैसे हो गया काशी विश्वनाथ मंदिर, ये आपका राजा कर्णदेव ने बनवाया था, ये बनारस में स्थित है। फिर खजुराहो का चतुर्भुज मंदिर जो था वो आपके गुजरात में है और इसको सोलंकी वंश के शासकों ने बनवाया था। फिर बात कर लिया जाए कंदरिया महादेव मंदिर की बात की जाए तो चंदेल शासकों ने बनवाया था। खजुराहो का मंदिर एक मध्य प्रदेश में है। ठीक है, देखिए दो मंदिर है, खजुराहो का मंदिर मध्य प्रदेश में है, इसको किसने बनवाया था? तो चंदेल शासक ढंगदेव ने बनवाया था। लेकिन एक खजुराहो का चतुर्भुज मंदिर है जो गुजरात में है। ठीक है, चतुर्भुज मंदिर अलग है, ये गुजरात में है, इसको सोलंकी वंश के शासकों ने बनवाया था। एलोरा का कैलाश मंदिर जो था उसको राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने बनवाया था। एलोरा का जो कैलाश मंदिर था उसको किसने बनवाया था? तो उसको राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने बनवाया था। महाबलीपुरम का सौर मंदिर किसने बनवाया था? नरसिंह वर्मन द्वितीय ने बनवाया था, जो समुद्र की पूजा की जाती है। ठीक है, खजुराहो का मंदिर चंदेल शासकों ने बनवाया था। और एक है कोणार्क का सूर्य मंदिर है, जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है उसे ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है, जो उड़ीसा में पड़ता है। ठीक है, ब्लैक पैगोडा मंदिर कहाँ है? तो उड़ीसा में। ब्लैक पैगोडा मंदिर का दूसरा नाम कोणार्क सूर्य मंदिर है, जिसे नरसिंह वर्मन देव ने बनाया था, जो चौड़गंग वंश के थे। ठीक है, चौड़गंग वंश के थे। और लिंगराज का मंदिर जो था ये उड़ीसा में है, अनंत वर्मन ने बनवाया था। लिंगराज का मंदिर उड़ीसा में, जिसे अनंत वर्मन ने बनवाया था। थोड़ा सा एक बार और मैं क्लियर कर देता हूँ, जो पिछले वीडियो में कन्फ्यूजन हो गई थी। जो बृहदेश्वर मंदिर है ये दो मंदिर हैं। ठीक है, इसे बृहदेश्वर मंदिर जो तंजौर का है, इसे राजराज प्रथम ने बनवाया था। राजराजेश्वर प्रथम ने बनवाया था, जो बृहदेश्वर का शिव मंदिर के नाम जाता है। और एक दूसरा है चोलपुरम में है, जो बंगाल की खाड़ी के पास में राजेंद्र प्रथम ने बनवाया था। तो आइए फिर महत्वपूर्ण फैक्ट की ओर आपको मैं ले चलता हूँ। महत्वपूर्ण फैक्ट की ओर मैं आपको ले चलता हूँ कि जो मंदिर होते थे, चलिए हम पहले बात कर रहे हैं कि मंदिरों, अभी मैंने बताया था शैली कितने प्रकार के थे। मंदिर बनाने की शैली, मंदिर बनाने की कितनी शैली होती है? तो की शैली कितनी होती है? तीन। कितनी होती है? तीन। मैं तीनों का नाम लिख देता हूँ। तीन शैली होती है। एक नागर होती है, नागर बेसर, नागर होता है, बेसर होता है, और एक होता है द्रविड़ होता है। ठीक है, द्रविड़ होता है। ठीक है, नागर शैली के जो मंदिर होते हैं उनका जो होता है चतुर्भुज आकार का होता है, गुंबज। मतलब नागर शैली चतुर्भुज होते हैं, चतुर्भुज आकार में बनते हैं। नागर शैली जो है चतुर्भुज आकार में बनते हैं। और आपके बेसर शैली जो है अष्टभुज आकार में बनते हैं। बेसर शैली अष्टभुज आकार में बनते हैं। और आपके जो द्रविड़ शैली हैं, ये किस तरह से बनते हैं? तो द्रविड़ शैली जो होता है आपका, सॉरी थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया,
द्रविड़ शैली जो होता है अष्टभुज में बनता है, ठीक है, अष्टभुज में ये बनता है। और ये जो होता है बेसर शैली, ये गोलाकार बनता है, ठीक है, गोलाकार बनता है। इसको ठीक करिए एक बार, देखिए मंदिर बनाने की शैली कितनी होती है, 3 होती है। एक नागर शैली, बेसर शैली, द्रविड़ शैली। तो नागर शैली चतुर्भुज आकार में बनते हैं, बेसर शैली जो है गोलाकार बनता है। बेसर व लगा है तो इसी से गोला समझ लिए, ट्रिक बनाइए, गोला गोला व गोला व गोला, ठीक है। बेसर शैली गोलाकार, द्रविड़ शैली अष्टभुज आकार का होता है, ठीक है। अष्टभुज का मतलब हो गया आपका जैसे आयताकार हो गया, आयताकार, या शिखर जो होता था इसका आयताकार हो गया, और इसका शिखर जो होता था पिरामिड की तरह, पिरामिड, समझ रहे ना, ऐसे करके मुझे लग रहा है मेरी उम्मीद से, फिर ऐसे पिरामिड ऐसे होता है ना, ये वाले मंदिर बहुत देखते होंगे ये गांव में, जैसे शंकर जी का मंदिर वगैरह ऐसे बनता है। अगर राम मंदिर वगैरह भी ऐसे होता है। और बहुत सारे आप मंदिर देखे होंगे ऐसे रहता है, फिर उसका गुंबज ऐसे गोल सा रहता है, ठीक है। तो ये सारे हैं आपके। और अष्टभुज वाला, इसमें 8 भुजाएं होती थी, मतलब 8 कोण हो गए होंगे, जो भी है। तो हमें इतना डीप में नहीं जाना है, बस इतना ही जानना है क्या होता है। गर्भगृह क्या होता है, गर्भगृह ये भी पूछा जाता है। तो जहाँ पे मुख्य देवता का स्थान, ठीक है, ये मुख्य देवता का, जैसे आप किसी भी मंदिर में जाएंगे तो वहाँ देखेंगे ढेर सारे देवताओं को स्थापित किया गया है, लेकिन जो मुख्य देवता होते हैं उन्हें मंदिर के एक निश्चित स्थान पर स्थापित किया जाता है, जिसे गर्भगृह के नाम से जाना जाता है। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। मामल्य शैली के प्रकार बताइए। तो मामल्य शैली जो होता था ये 2 प्रकार का होता है। आप भी क्या याद करेंगे, इतना डीप में और इतना ज़बरदस्त चीज़ें मैं बता रहा हूँ, कहीं नहीं मिलेगा, सच बता रहा हूँ। ये मेरी मेहनत है जो मैंने सालों से इकट्ठा की है, वो मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, ठीक है। मामल्य शैली जो होता है 2 प्रकार का होता है, एक होता है मंडप और एक होता है रथ। आप देख रहे हैं 22-25 मिनट हो गए इस समय, 22 मिनट, और अगला वीडियो 30 मिनट का पड़ा हुआ है। और ये मतलब मैंने नए वंशजों को जो है इसको मैंने करीब 2 घंटे में पढ़ाया है, अभी चल रहा है। तो आप समझ सकते हैं मैं कितने डीप में पढ़ा रहा हूँ। तो मामल्य शैली जो है ये 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है मंडप शैली तथा एक होता है रथ शैली, ठीक है। और चलिए कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों में हम देख लेते हैं, जो अब हाँ, जजिया कर के बारे में पूछता है। जजिया कर पहली बार किसने लगाया था, पहली बार किसने लगाया, आया ना मज़ा। आप लोगों ने आज तक यही सुना रहा होगा कि जजिया कर को किसने ख़त्म किया था, तो सब लोग वही बताते हैं कि अकबर क्या या वाह, ठीक है, लेकिन किसने लगाया था ये कोई नहीं बताता। आज मैं बताता हूँ, मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था, मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था। किसने लगाया था, मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था। जजिया कर किसने लगाया था, मोहम्मद बिन कासिम। इसके बारे में थोड़ा सा मैं बता दूँ तो 1712 ईस्वी में मोहम्मद कासिम जो था सबसे पहले सिंध में थट्टा के पास स्थित देवल बंदरगढ़, ठीक है, देवल बंदरगाह को अपना अधीन करना चाहता था, अपने अधीन करना चाहता था, जो रावर के युद्ध के नाम से जाना गया, ठीक है। देवल बंदरगाह जो था उसको अपने अधीन करने के लिए मोहम्मद बिन कासिम काफ़ी मशक्क़त करता है, जिसे रावर के युद्ध के नाम से जाता है। और उसी ने सिंध वासियों के ऊपर जजिया कर की पहली बार वसूली की थी, ठीक है। तो ये इतिहास था इसका। अरबों ने सिंध में ऊँट पालन तथा खजूर की खेती का प्रचलन किया था, ठीक है। चलिए अब महत्वपूर्ण क्वेश्चन पे आते हैं जो हमारी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है, इम्पॉर्टेंट है। तो सोमनाथ मंदिर को किसने लूटा था, कब लूटा था, 1025 ईस्वी में। 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर किसने लूटा था, 1025 ईस्वी में
महमूद गजनवी ने लूटा था। ठीक है, महमूद, और इसने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? तो 17 बार इसने भारत पर आक्रमण किया था। ठीक है, और जब इसने महमूद गजनवी ने सोमनाथ को लूटा तो एक क्वेश्चन पूछता है कि उस समय गुजरात का शासक कौन था, मतलब उस समय कौन शासक था? तो उस समय जो शासक था भीम प्रथम था। कौन था? भीम प्रथम था। ठीक है, फर्स्ट था, भीम प्रथम था। कौन था? भीम प्रथम था। एक और क्वेश्चन है, किताब अल हिंद किसने लिखी थी? किताब अल हिंद किसने लिखी थी? किताब अल हिंद, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसको लिखा था अल बरूनी ने। इसको किसने लिखा था? अल बरूनी ने। ठीक है, एक और बात मैं बता देता हूँ, जो गजनवी था, महमूद गजनवी था, उसका उद्देश्य क्या था? भारत में आक्रमण करके लूटपाट करना था। ठीक है, उसने अल बरूनी नाम के विद्वान को भारतीय उपमहाद्वीप में लेखा जोखा करने का काम सोचा था। ये जो अल बरूनी था, ये महमूद गजनवी का ही एक तरह से क्या था? सीए था, चार्टर अकाउंटेंट था। उसका लेखा जोखा यही करता था। वो जितना लूट पीट के लाता था तो वो उसका हिसाब किताब करता था। ठीक है, तो ये जो किताब है, किताब अल हिंद जो है, ये काफ़ी सहायक होती है। किस चीज़ के लिए सहायक है? तो इतिहास को जानने में सहायक है। भारतीय गणित, इतिहास, भूगोल, खगोल, दर्शनार्थ की समीक्षा इसमें की गई है। काफ़ी अच्छी किताब है। इसको चलिए, मिलेगी कहाँ, ढूंढना पड़ेगा। तराइन का प्रथम युद्ध, जैसा कि मैंने बताया था, 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में हुआ था, जिसमें गोरी हार गया था। फिर तराइन का दूसरा युद्ध 1 साल बाद हुआ, 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज अगले ही वर्ष मोहम्मद गोरी से हार गया। तो ये था। फिर 1194 ईस्वी में चंदावर का युद्ध होता है, जिसमें गोरी ने कन्नौज के शासक जयचंद को पराजित कर अपने हौसले को और बढ़ाया और उसने अपने साम्राज्य की नींव डाली। फिर 1206 ईस्वी में गोरी की मृत्यु हो गई। उसके बाद उसका उत्तराधिकारी कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत में गुलाम वंश की स्थापना की। तो एक क्वेश्चन ये आप होगा कि गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक ने। सबसे ज़्यादा फैक्ट वाला मुझे वीडियो यही लग रहा है। ठीक है, और एक चीज़ मैं देख लूँ, बता दूँ आप लोगों को। मनीग्राम और नानदेसी, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है एग्जाम में। मनीग्राम और नानदेसी किसको कहा, कौन थे? ठीक है, मनीग्राम और नानदेसी कौन थे? तो ये दक्षिण भारत के कौन थे? दक्षिण भारत के व्यापारिक दक्षिण भारत के प्रसिद्ध व्यापारिक संघ थे। ठीक है, दक्षिण भारत के प्रसिद्ध व्यापारिक संघ कौन? मनीग्राम और नानदेसी। ठीक है, मनीग्राम और नानदेसी थे। मोहम्मद गोरी के साथ एक व्यक्ति आए थे। मोहम्मद गोरी के साथ कोई भारत आया था। वो कौन था? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ये आदमी कौन आया था और मोहम्मद गोरी के साथ आए थे। मुझे जहाँ तक याद आ रहा है, मैं शायद इनकी दरगाह के आसपास घूमने गया था। मैं एक बार राजस्थान गया था, तो अजमेर में है इनकी दरगाह, और इन्हीं की दरगाह के आसपास में ही 2.5 दिन का झोपड़ा है। तो ये सारी चीज़ें मैं घूमा हुआ हूँ, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है। पुष्कर, वहीं पे ब्रह्मा मंदिर है, भारत एकमात्र ब्रह्मा मंदिर पुष्कर में। ठीक है, वहीं पर था। ठीक है, वहीं पे सारी चीज़ें ये हैं। तो ये आपका क्लियर हो गया। मंदिरों के बारे में मैंने आपको बता दिया था। कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें मैं आपको और बता देना चाहता हूँ, जैसे विष्णुपद मंदिर कहाँ है? विष्णुपद मंदिर कहाँ है? तो ये आपका गया में है। विष्णुपद मंदिर कहाँ है?
गया में है। बृहदेश्वर का मंदिर तंजौर में है, मैंने कई बार बताया। खजुराहो मंदिर जो है किसने बनवाया था? खजुराहो के मंदिर को चंदेलों ने बनवाया था। भोर एक मंदिर है आपका भोरम देव, ठीक है, भोरम देव, ठीक है, भोरम देव मंदिर जो है इसको किसने बनवाया था? भोरम देव मंदिर, ये भोरम देव है, इसको क्लियर करके देखिए, भोरम देव मंदिर। तो ये कौन बनाया था? तो ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये बिहार टेट में पूछा था, बिहार टेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो सी टेट में संभावित बन सकता है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी उठाए जाते हैं बहुत जगह। तो भोरम देव का मंदिर जो होता है फड़ी नाग वंश है, फड़ी नाग वंश, भोरम देव का मंदिर जो है फड़ी नाग वंश है, ठीक है। तो ये आपके पूरे कंप्लीट कर दिए हैं मैंने, जो आपका नए वंश था। एक क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है जिसको मैं आपको बताना चाहूँगा। जो राज्यों का संयोजन हो रहा था तो उसमें त्रिविभाजन संघर्ष में कौन शामिल था? तो वो थे आपके राष्ट्रकूट, पाल और गुर्जर प्रतिहार। राष्ट्रकूट, पाल और गुर्जर प्रतिहार। राष्ट्रकूट पाल और गुर्जर प्रतिहार थे। क्वेश्चन कैसे बनेगा कि कौन सा राज्यों का संयोजन त्रिविभाजन संघर्ष में शामिल था? कौन सा राज्यों के संयोजन में त्रिविभाजन संघर्ष में शामिल था। तो ये थे राष्ट्रकूट, पाल, गुर्जर प्रतिहार, ठीक है। ये एक नहीं है, गुर्जर प्रतिहार एक ही वंश है, ठीक है। ये था। मणिग्राम और नानदेशी किसे कहा गया? तो दक्षिण भारत के प्रसिद्ध व्यापारिक संघ थे। ये हो गया आपका। तो ज़्यादातर महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैंने आपके करवा दिए हैं। मुझे नहीं लगता कि इससे भी कुछ अलग। एक यूपी टेट में क्वेश्चन आया था कि राजपूत मंदिर किस राजवंशों ने बनाया था? तो आपका चंदेल वंश ने बनवाया था, ठीक है।